हेलो एवरीवन, दिस इज़ डॉक्टर जीवेश यादव। तो CRAB 2026 का अपन जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट 70 टॉपिक यहाँ पे कवर कर रहे थे और इसी सीरीज़ को कंटिन्यू करते हुए आज हम लोग जो है टॉपिक नंबर 12 के विषय में बात करेंगे। स्टार्ट करते हैं। तो आज का टॉपिक, तो पारद बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिससे क्वेश्चन आपके अराइज होते ही है। ठीक है, क्या क्या चीज़ें अपने को पढ़नी है और ये स्पेशली रस शास्त्र से रिलेटेड क्या क्या चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है वो यहाँ पे अपन देखेंगे। तो पारद के विषय में सबसे पहले ये याद रखना कि संपूर्ण रसशास्त्र का जो मूल द्रव्य है वो क्या है, आपका पारद है। तो संपूर्ण रसशास्त्र का मूल द्रव्य कौन है? पारद ही है। इसकी प्रधानता के कारण इसे रसशास्त्र का नायक भी कहा जाता है। तो इसकी प्रधानता के कारण इसे क्या कहते हैं? रसशास्त्र का नायक कहते हैं। सांकेतिक जो है नाम के विषय में बात करें तो Hg है। ठीक है, परमाणु क्रमांक 80 है, परमाणु भार 200.6 है, स्पेसिफिक जो ग्रेविटी है 13.6 है। इसका अगर बात करें जो मेल्टिंग पॉइंट है, ठीक है, वो 36 डिग्री सेल्सियस है और जो बॉइलिंग पॉइंट है वो 35.87 है। ठीक है, इसका क्वथनांक जो है वो 357.25 डिग्री सेल्सियस है और अपेक्षिक घनत्व जो है वो 12.59 है। तो मेनली आपको विशेष रूप से ये चारों चीज़ों को ध्यान में रखना है। ठीक है, वैसे इससे क्वेश्चन आने के चांसेस कम होते हैं बट फिर भी ध्यान में रखना ये चारों को। मेन चीज़ ये है कि इसके भेद आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, और क्या क्या है इसके भेद। तो रसरत्न समुच्चय के अनुसार, ठीक है, रसरत्न समुच्चय के अनुसार जो पारद है उसके क्या क्या भेद बताए गए हैं? तो ये 5 भेद बताए गए हैं: रस, रसेंद्र, सूत, पारद और मिश्रक। ठीक है, तो रस, रसेंद्र, सूत, पारद और मिश्रक, ये जो है रसरत्न समुच्चय के अनुसार आपके 5 भेद बताए गए हैं। तो रस क्यों बोलते हैं? तो रस जो है रक्त वर्ण का होने की वजह से इसे रस बोला जाता है। तो रक्त वर्ण का होने के कारण इसे रस बोलते हैं। रसेंद्र क्यों बोलते हैं? तो श्याव वर्ण का होता है। ठीक है, तो श्यावे अरुक्षा अति चंचला। ठीक है, तो श्याव अतिरुक्ष अति चंचल होने की वजह से इसे रसेंद्र बोलते हैं, श्याव वर्ण का होने के कारण। सूत क्यों बोला जाता है? तो ईशत पित्त वर्ण का होने की वजह से। ठीक है, यहाँ पे आपका बताया गया ईशत पित्त वृक्ष अंग दोषे युक्तश्च सूत। ठीक है, तो ईसत पित्त वर्ण को होने की वजह से सूत बोले जाते हैं। देह लोहमयी सिद्धि सूते शूतस्त स्मृत। ठीक है, फिर पारद क्यों बोलते हैं? तो चंचल व श्वेत वर्ण का होने की वजह से इसे पारद बोला जाता है। तो चंचल और श्वेत वर्ण का होने की वजह से पारद कहते हैं। और मिश्रक क्यों बोलते हैं? तो मयूर पिच्छी वर्ण का होता है। ठीक है, तो इसके पीछे रीजन अलग अलग है। ठीक है, यहाँ पे वर्ण मैंने बता दिया। रस इस वजह से बोलते हैं क्योंकि प्रधान होने के कारण, सॉरी, रस जो है क्योंकि सभी को अपने में विलीन कर लेते हैं, इस वजह से रस। रसेंद्र क्योंकि प्रधान होने की वजह से इसे रसेंद्र बोले जाते हैं। सूत क्यों बोले जाते हैं? क्योंकि पारद आदि को, मतलब पारद ही है, ठीक है, बाकी सभी को अपने में विलीन कर लेने के कारण सूत कहा जाता है। ठीक है, पारद जो है वो चंचल होने के कारण और मिश्रक जो है अपने में मिश्रित कर लेते हैं। ठीक है, इसके वर्ण को याद रखना कि रस जो है रक्त वर्ण का, रसेंद्र श्याव वर्ण का, सूत ईशत पित्त वर्ण का, पारद जो है वो श्वेत वर्ण का और मिश्रक जो है वो मयूर पिच्छिल वर्ण का होते हैं। फिर पारद की पूजा के विषय में बात करें तो 5 प्रकार से इसकी पूजा की जाती है: सेवन, स्पर्श, दान, ध्यान और पूजा। ठीक है, दर्शन व स्मरण से नहीं होते हैं। ठीक है, तो ये चीज ध्यान रखना। दर्शन और स्मरण ये इसके पूजा नहीं है। अधिकतर लोग पूछते हैं दर्शन और स्मरण ये पूजा है क्या? नहीं है ये। ठीक है, सेवन, स्पर्शन, दान, ध्यान, पूजन, ठीक है, ये आते हैं पूजा के 5 प्रकार में पारद के। फिर पारद सेवन के परिमाण क्या है, सॉरी परिणाम क्या है? तो पारद सेवन करने से क्या क्या परिणाम उत्पन्न होते हैं ये अपन देख लेते हैं। तो अगर मूर्छित पारद का सेवन करते हो तो व्याधि को नष्ट कर देते हैं। तो मूर्छित पारद का सेवन करने से क्या है? व्याधि को नष्ट कर देते हैं। बद्ध पारद का सेवन करते हो तो मोक्षप्रद होते हैं। तो बद्ध पारद जो है मोक्षप्रद होते हैं। भस्मीभूत पारद का सेवन करने से क्या है? वो अमरकर होते हैं। तो भस्मीभूत जो पारद है वो अमरता प्रदान करते हैं। तो मूर्छित पारद व्याधि नष्ट कर देते हैं, बद्ध पारद मोक्ष, और भस्मीभूत जो पारद है वो अमर कर देते हैं। पारद गंधक का शिवलिंग पर लेप लगाने से पूर्व जन्मकृत जो पाप है उसका नाश हो जाता है। तो पारद और गंधक का क्या है? शिवलिंग के ऊपर लेप लगाने से पूर्व जन्मकृत जो पाप है उसका नाश हो जाता है। पारद अभ्रक का अच्छी तरह से जारण अश्वमेघ यज्ञ के समान मतलब पुण्य की प्राप्ति होती है। मतलब पारद और अभ्रक का अच्छी तरह से अगर आप जारण करते हो तो क्या है? अश्वमेघ यज्ञ के बराबर क्या है? जो पुण्य है उसकी प्राप्ति होती है।
पारद का नैवेद्य अभ्रक है, ठीक है। तो पारद का नैवेद्य क्या है? अभ्रक है। इसके अलावा प्राणो रसेंद्रस्य, तो प्राणो रसेंद्रस्य माक्षिक धातु के लिए बोला गया। तो प्राणो रसेंद्रस्य किसके लिए बोला गया? माक्षिक धातु के लिए बोला गया। सुतेंद्रिय वीर्यप्रद, सुतेंद्रिय वीर्यप्रद जो है वो गंधक को बोला गया। तो सुतेंद्रिय वीर्यप्रद किसको बोला गया? गंधक को बोला गया। बात कर लेते हैं इसके पर्याय के विषय में। तो पर्याय में यहाँ पे बताया गया है कि सीयू के सभी पर्याय, ठीक है, सीयू के सभी पर्याय हो गए। इसके अलावा और क्या बोलते हैं पारद को? तो क्लिंताक बोला जाता है, खेचर बोला जाता है, खीचरी बोला जाता है, चंचल बोला जाता है, चपल बोला जाता है, धूर्तक बोलते हैं, जैव हो गया, जीव हो गया, वधु हो गया, मृत्युनाशक हो गया, दित्य रस हो गया, देव हो गया, धतूर हो गया, ठीक है, परमामृत हो गया, अचिंत्य हो गया, विजेंद्र हो गया, भव हो गया, महातेज हो गया, महारस हो गया, मुकुंद हो गया, मृत्युनाशक बोलते हैं इसे, अमृत बोला जाता है। इसके अलावा यशोदर बोला जाता है, ठीक है, यशोद बोलते हैं, सिद्ध धातु बोलते हैं। तो सिद्ध धातु हो गया, अनंत हो गया, अमर हो गया, रस धातु हो गया, रसलौह हो गया, रसायन श्रेष्ठ हो गया, रसेंद्र हो गया, रसेश्वर हो गया, रसोत्तम हो गया, रुद्र तेज हो गया, लोकनाथ हो गया, लोकेश हो गया, सुभन सुमभुंज हो गया, रसायन हो गया, शांत हो गया, शिव तेज हो गया, सुवर्ण हो गया, सूत राजेंद्र हो गया, सूतराट हो गया, सूक्ष्म हो गया, सौभाग्य हो गया, स्कंद हो गया, स्कंद देश हो गया, गलद हो गया, रौप्य निभम हो गया। ये सभी इसके पर्याय हैं, तो यह विशेष रूप से ध्यान में रखना। फिर खनिज पारद के विषय में पारद के खनिज के विषय में बात कर लेते हैं। तो भूगर्भ से पारद दो रूप में प्राप्त होते हैं, ठीक है। कौन से रूप में प्राप्त होता है पारद भूगर्भ से? एक होता है आपका मुक्त अवस्था में, ठीक है, जिसे अपन क्या है गलत सौम्य निभम भी बोलते हैं, ठीक है, यानी कि जो आपका नेटिव मरकरी जो होता है, ठीक है। इसके अलावा एक आपका होता है यौगिक रूप में प्राप्त होता है, कंपोजिशन के रूप में। तो सर्वाधिक जो 1/3% जो पारद है वो क्या है? स्पेन के अल्मांड जो खान है, ठीक है, उससे प्राप्त होते हैं। तो सर्वाधिक 1/3 जो पारद है वो स्पेन के अल्मांड जो खान है उससे प्राप्त होते हैं। इसके अंतर्गत कौन से है? तो हिंगू हो गया, ठीक है। तो हिंगू जो है वो मेन सोर्स होता है, ठीक है, आपका कैनाबर, HGS, ये लाल रंग का जो है पारद प्राप्त होता है इससे, ठीक है। मतलब 70 to 85% जो पारद है वो हिंगू से ही प्राप्त होता है। अब इसके भी अलग अलग टाइप हैं, जैसे कि हंसपाद हिंगू। तो हंसपाद जो हिंगू है वो कैनाबर को बोला जाता है, सॉरी, सिन्नाबर को बोला जाता है, ठीक है। तो सिन्नाबर को जो है ये कैसा होता है? तो ये जपा कुसुम के संग होता है। हंसपाद वाला जो हिंगू है वो जपा कुसुम के समान होता है। यही जो है वास्तविक हिंगू है। चरमार जो हिंगू होते हैं, मेटा कैनिबर जो होते हैं, ये क्या होते हैं? कृष्ण रूप को होते हैं। इसे रस कामधेनु भी बोला जाता है। तो चरमार हिंगू कुल को रस कामधेनु भी बोलते हैं। फिर प्रवाल जो हिंगू होते हैं, कोरेलोर, ठीक है, तो ये जो है श्वेत रेखा युक्त प्रवालाभो हंसपाद स इरिता, ठीक है, यानी कि ये प्रमुख रूप से जो है श्वेत रेखाओं वाला होता है, प्रवाल के समान, ठीक है, हंसपाद के समान ही होते हैं, ठीक है। ये प्रवाल हिंगुल है और ये इटली में मिलते हैं, तो ये आपको ध्यान में रखना है। फिर नेक्स्ट है आपका दरदरा हिंगुल। तो दरदर जो हिंगुल होता है, हेपेटिक सिन्नेबर, यह जो है यकृत आकार का होता है और हिंगुल जो है वो दरदर हिंगुल कहलाता है, ठीक है। तो यकृत आकार का होगा और हिंगुल जो है वो दरदर हिंगुल कहलाता है। फिर है आपका दैत्येंद्र रस या रक्त, स्टील ओरल जिसे अपन बोलते हैं। स्टील ओर जो है ये 75% जो है जी इससे प्राप्त होता है कविराज प्रताप सिंह के अनुसार। तो ये थोड़े से ध्यान में रखना है किन से प्राप्त होते हैं। फिर है आपका गिरी सिंदूर, ठीक है। तो गिरी सिंदूर जो आपका रेड ऑक्साइड ऑफ मर्क्यूरी जो होते हैं, ठीक है, ब्लैक जो ओर है, इससे आपका जो है 68% जो आपका Hg है वो आपका प्राप्त होता है। फिर इसके बाद में कोलोमल Hg2Cl2, यह जो है पारद और क्लोरीन का यौगिक होता है। तो पारद और क्लोरीन का क्या है? ये यौगिक है। इसके बाद में लिविंग स्टोनाइट। तो लिविंग स्टोनाइट जो है ये इसका फॉर्मूला क्या है? तो ये थोड़ा याद रखना, 2Sb2S3Hgs, ठीक है। बर्सेनाइट जो है वो आपका लिविंग स्टोनाइट का ही भेद होता है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका
मेट्रोडाइट, ठीक है, HgO को बोला जाता है मेट्रोडाइट। इसके बाद में आपका फ्लोराइड। फ्लोर जो होते हैं यह जो है वस्तुतः ताम्र का खनिज होता है। किसका? ताम्र का खनिज होता है, किंतु इसमें कुछ अंश में पारद भी मिलते हैं, ठीक है। इसके बाद में आपका एंग्लोस्टोनाइट हो गया, टेल्वोहाइट हो गया, ठीक है, मोसेसाइड हो गया, ये सभी इसमें पाए जाते हैं। रसरत्न समुच्चय, ठीक है, तो ये आपको थोड़ा ध्यान में रखना है, ये सभी इसके यौगिक है, नाम बस थोड़ा ध्यान में रखना, ठीक है, कि हाँ इस टाइप के होते हैं करके। अब रसरत्न समुच्चय का संक्षिप्त में अपन यहाँ पे देख लेते हैं। रसरत्न समुच्चय का जो काल है वो कौन सा है? तो 18th AD, ठीक है। लेखक कौन थे? तो वांग भट्ट लेखक थे, इंपॉर्टेंट है। रसरत्न समुच्चय के लेखक कौन है पूछा जाता है, वांग भट्ट थे। सूत्र स्थान में कितने अध्याय हैं रसरत्न समुच्चय में? तो 1 से लेकर के 11 तक के अध्याय हैं, ठीक है। अभी 1 से लेकर के 11 तक के अध्याय में कौन से अध्याय में क्या क्या बताया गया है ये इंपॉर्टेंट है। जैसे कि फर्स्ट जो अध्याय है उसमें क्या है? रस और पारद का वर्णन किया गया है। तो रसरत्न समुच्चय के प्रथम अध्याय में किसका वर्णन किया गया? तो रस और पारद का वर्णन किया गया है। सेकंड जो अध्याय है, ठीक है, उसमें किसका वर्णन किया गया है? तो महारसों का वर्णन किया गया है। तो सेकंड जो अध्याय है उसमें महारसों का वर्णन किया गया है। थर्ड जो अध्याय है उसमें उपरस और साधारण रस का वर्णन किया गया है। तो थर्ड जो अध्याय है उसमें उपरस व साधारण रस का वर्णन किया गया है। फोर्थ जो अध्याय है उसमें रत्नों का वर्णन किया गया है। तो फोर्थ अध्याय में रत्नों का वर्णन किया गया है। फिफ्थ जो अध्याय है उसमें क्या है? लौह धातुओं का वर्णन किया गया है। तो फिफ्थ अध्याय में लौह धातुओं का वर्णन किया गया है। सिक्स जो अध्याय है उसमें शिष्योपनयन, रसशाला, रसशास्त्र, यंत्र आदि का वर्णन किया गया है। तो सिक्स जो अध्याय है उसमें शिष्योपनयन, रसशाला, रसशास्त्र, यंत्र आदि का वर्णन किया गया है। सेवंथ जो अध्याय है उसमें रसशाला, उत्तम वेद्य का वर्णन किया गया है। तो सेवंथ जो अध्याय है उसमें रसशाला व उत्तम वेद्य का वर्णन किया गया है। एट्थ जो अध्याय है उसमें पारद के संस्कार का वर्णन किया गया है। तो एट्थ अध्याय में पारद के संस्कार का वर्णन किया गया है। नाइन्थ जो अध्याय है उसमें यंत्र का वर्णन किया गया है। तो नाइन्थ अध्याय में क्या है? यंत्र का वर्णन किया गया है। 10th जो अध्याय है उसमें मूषा, पूट, क्षार, तैल, विष आदि का वर्णन किया गया। तो 10th अध्याय में मूषा, पूट, क्षार, तैल, विष आदि का वर्णन किया गया है। 11th में आपका पारद का संस्कार, मान, बंधन आदि का वर्णन किया गया है। तो 11th में पारद का संस्कार, मान, बंधन आदि का वर्णन किया गया है। इसके अलावा 12 से 27 में 12 से 27 तक क्या है? चिकित्सा स्थान है, ठीक है। और चिकित्सा स्थान में आपका शीतवात हो गया, स्पर्शवात हो गया, रक्तवात हो गया, जल गर्भ रोग हो गया, इनका वर्णन किया गया है। तो 12 से 27 अध्याय तक चिकित्सा स्थान आता है। इसके अंतर्गत शीतवात, स्पर्शवात, रक्तवात, जल गर्भ रोग, इनका वर्णन किया गया है। फिर 28 से 30 तक जो है वो आपका कल्प स्थान आता है। तो 28 से 30 तक आपका कल्प स्थान आता है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। फिर पारद के दोष एवं प्रभाव के विषय में बात करें तो पारद में दोष मिला। अब किसने मिलाया था? तो पारद में जो दोष है वो किसने मिलाया था? तो महादेव जी ने जो है इंद्र के कहने पर मिलाया था। तो पारद में जो दोष है वो किसने मिलाया था? तो महादेव ने इंद्र के कहने पे मिलाया था, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है कि महादेव जी ने इंद्र के कहने पे पारद में दोष मिलाया था। फिर रस रत्न समुच्चय के अनुसार जो है मुख्यतः 3 दोष होते हैं पारद में, और कुल जो दोष है वो 12 बताए गए। रस तरंगणी के अनुसार 8 दोष बताए गए, और रस आयुर्वेद प्रकाश के अनुसार आपके 20 दोष बताए गए, ठीक है। तो ये चीज ध्यान में रखना। फिर रस प्रकाश सुधाकर व रस कामधेनु के अनुसार 2 प्रकार के दोष बताए गए पारद में। तो रस प्रकाश सुधाकर व रस कामधेनु के अनुसार 2 प्रकार के दोष बताए गए। पहला आपका नैसर्गिक या प्राकृतिक दोष, ठीक है। पहला क्या है आपका? नैसर्गिक या प्राकृतिक दोष, जिसके अंतर्गत बीज दोष आता है, वहनी दोष आता है। बीज जो दोष होता है वो मृत्यु, ठीक है, और वहनी जो है वो संताप कर होता है। तो बीज जो दोष है मृत्यु, और वहनी जो है वो संताप कर होता है। मल जो दोष होता है वो मूर्छा वाला होता है, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। फिर यौगिक या व्यापारिक दोष के विषय में बात करें तो नागज और वंगज ये दोष आते हैं। तो नागज जो दोष होते हैं वो क्या है? जाड़ेकर होते हैं, और वंगज जो है वो अध्यमान व कुष्ठ को उत्पन्न करता है। तो आपका यौगिक या व्यापारिक जो दोष है उसके अंतर्गत नागज जो है वो जाड़ेकर होता है, ठीक है, और वंगज जो है वो अध्यमान व कुष्ठ को उत्पन्न करते हैं। फिर औषधि या सप्तकुंचुक दोष के विषय में बात कर लेते हैं। तो औषधि या सप्तकुंचुक दोष के अंतर्गत सबसे पहला आता है परपटी, ठीक है। तो परपटी जो है भूमिज होते हैं, कुष्ठज, ठीक है। पाटनी गिरिज होता है, ठीक है, जो जाड़ेकर होते हैं। इसके अलावा आपका भेदनी जो है वो वारिज होते हैं, जो वात व्याधि व मल भेद कर होते हैं। द्रावी जो है वो नागज होता है, ठीक है, जो धातुओं की द्रवित मल को बढ़ाने वाला होता है, ठीक है। तो द्रावी जो है नागज होता है, धातुओं की द्रवित जो मल है उसको बढ़ाता है।
फिर मलकारी जो होता है वो भी आपका नागज होता है, ये भी धातुओं की जो द्रवित मल है उसको बढ़ाता है। अंधकारी जो होता है वो वंगज होता है, ये क्या है, स्वपरुष्य को अंतर बताया गया है। ठीक है, तो स्वपरुष्य को अंतर बताया गया है। द्वाक्षिक जो होता है वो वंगज होता है, ये भी क्या है, स्वपरुष्य को अंतर होता है। फिर पारद का सामान्य शोधन जो है वो व्याधि हरणार्थ करते हैं, तो पारद का सामान्य शोधन जो है व्याधि हरणार्थ किया जाता है। पारद एवं चूना 3 दिन तक मर्दन करते हैं। ठीक है, पारद व चूने का जो है 3 दिन तक मर्दन करके लहसुन 1 भाग एवं, मतलब पारद का सामान्य शोधन कैसे करेंगे वो यहाँ पे बताया गया है कि पारद और चूने का 3 दिन तक मर्दन करेंगे, फिर लहसुन 1 भाग और सेंधा लवण आधा भाग मिला करके कृष्ण वर्ण होने तक उसे मर्दन करते हैं, तो वो पारद का सामान्य शोधन हो जाता है। इसके अलावा दूसरा विधि जो है पारद का सामान्य शोधन का, तो उसमें क्या है, घृत कुमारी, चित्रक, रक्त सर्षप, बृहति तथा त्रिफलकवात, इससे क्या है 3 दिन तक मर्दन करके प्रक्षालन करने से पारद का जो है सामान्य शोधन हो जाता है। तो घृत कुमारी, चित्रक, सर्षप, रक्त सर्षप, बृहति व त्रिफलकवात से 3 दिन तक मर्दन करके प्रक्षालन करने से पारद का सामान्य शोधन हो जाता है। इसके अलावा लहसुन तथा सेंधव से 7 दिन तक तप्त खल विधि द्वारा मर्दन करने से इसका सामान्य शोधन हो जाता है। ठीक है, तो लहसुन तथा सेंधव से 7 दिन तक तप्त खल विधि द्वारा मर्दन करने से पारद का सामान्य शोधन हो जाता है। फिर पारद का विशेष शोधनार्थ रसार कौन से हैं, तो पारद का विशेष शोधन के लिए अपन रसरत्न समुच्चय और रसतरंगिणी ने यहाँ पे बताया है। जैसे कि पारद में अगर विष दोष है तो विष दोष के निवारण के लिए अपन क्या है, चित्रक मूल का प्रयोग करेंगे। ठीक है, जबकि रसतरंगिणी ने त्रिफला बताया है, तो रस रत्न समुच्चय ने त्रिचित्रक मूल का प्रयोग बताया है विष दोष के निवारणार्थ, और जो है आपका रसतरंगिणी ने त्रिफला का बताया है। वहनी दोष के लिए रसरत्न समुच्चय ने त्रिफला का प्रयोग बताया है, ये विशेष रूप से ध्यान में रखना। जबकि रसतरंगिणी ने जो है आपका चित्रक मूल का प्रयोग बताया है। तो वहनी दोष के लिए रसरत्न समुच्चय ने त्रिफला का प्रयोग बताया है, जबकि रसतरंगिणी ने आपका चित्रक मूल का प्रयोग बताया है। मल दोष के लिए आपका रसरत्न समुच्चय ने आपका गृह कन्या यानी कि कुमारी स्वरस का प्रयोग बताया है। ठीक है, जबकि रसतरंगिणी ने आपका अमलतास का प्रयोग बताया है। ठीक है, तो ये चीज याद रखना कि अमलतास का जो प्रयोग है वो आपका रसतरंगिणी ने बताया है मल दोष के निवारण के लिए, जबकि कुमारी स्वरस का प्रयोग रसरत्न समुच्चय ने बताया है। नाग दोष के निवारण के लिए रसरत्न समुच्चय ने आपका किसका प्रयोग बताया है, तो गृह धूम, स्टिका चूर्ण, हरिद्रा तथा ऊन भस्म का प्रयोग बताया है। तो नाग दोष के निवारण के लिए रसरत्न समुच्चय ने गृह धूम, स्टिका चूर्ण, हरिद्रा तथा ऊन भस्म का प्रयोग बताया है। जबकि आपके वंग दोष के निवारण के लिए रसरत्न समुच्चय ने इंद्रवारुणी, अंकोल, हरिद्रा चूर्ण का प्रयोग बताया है। तो वंग दोष के निवारण के लिए रसरत्न समुच्चय ने इंद्रवारुणी, अंकोल व हरिद्रा चूर्ण का प्रयोग बताया है। चापल्य दोष के निवारण के लिए जो है रसरत्न समुच्चय ने कृष्ण धतुरा, बीज या आपका पंचांग का प्रयोग बताया है। ठीक है, तो कृष्ण धतुरा बीज व पंचांग का जो प्रयोग है वो जो है चापल्य दोष के निवारण के लिए रसरत्न समुच्चय ने बताया है। इसके अलावा असह अग्नि दोष के लिए रसरत्न समुच्चय ने गोक्षुर त्रिकंटक का प्रयोग बताया है। तो असह अग्नि दोष के निवारण के लिए रसरत्न समुच्चय ने गोक्षुर त्रिकंटक का प्रयोग बताया है। गिरी दोष के निवारण के लिए जो है रसरत्न समुच्चय ने त्रिकटु का प्रयोग बताया है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। फिर पारद के संस्कार के विषय में बात करते हैं, तो संस्कार में बताया गया है कि शोधने दोषहरण संस्कारस्य बले बले जो अभिवृद्धा नाम। ठीक है, तो संस्कार करने से क्या है, उसका शोधन तथा दोष का हरण हो जाता है, और संस्कार से क्या है, बल की वृद्धि होती है, बल व ओज की वृद्धि होती है पारद के। संस्कार के विषय में यहाँ पे बताया गया है, रस तरंगिणी ने 8 बताए हैं पारद के संस्कार, तो ये विशेष रूप से ध्यान रखना। रस तरंगिणी ने 8 बताए हैं पारद के संस्कार, रसोपनिषद ने 16 बताए हैं, व आयुर्वेद प्रकाश के अनुसार 19 होते हैं। ठीक है, भक्षण अतिरिक्त बताए हैं। रस रत्न समुच्चय ने 18 बताए हैं। ठीक है, औषधनार्थ प्रथम 8 जो संस्कार हैं जो स्वेदन से लेकर के दीपन तक होते हैं, और शेष जो 10 संस्कार होते हैं वो क्या है, धातुवाद के लिए होते हैं। तो ये विशेष रूप से याद रखना। प्रथम जो 8 संस्कार हैं रसरत्न समुच्चय के अनुसार वो औषधनार्थ होता है, और अंतिम जो 10 संस्कार होते हैं वो धातुवाद के लिए होते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट है। कौन से आपके संस्कार आप कौन से यंत्र में कराते हैं और उसके क्या परिणाम होता है, इससे कई बार क्वेश्चन आए हैं जो आपको ध्यान में रखना है। जैसे कि स्वेदन संस्कार कौन से यंत्र में कराते हैं, तो दोला यंत्र में कराते हैं। स्वेदन संस्कार किसमें, दोला यंत्र में। इसका परिणाम क्या है, तो परिणाम जो है मल का शैथिलीकरण करते हैं। तो मल शैथिलीकरण के लिए अपन स्वेदन संस्कार करते हैं दोला यंत्र में। नेक्स्ट है आपका मर्दन संस्कार। तो मर्दन संस्कार जो है वो आपका
उसका उपयोग क्या है, खलर यंत्र में करते हैं। ठीक है, तो मर्दन जो संस्कार है वो खलर यंत्र में किया जाता है। इसका परिणाम क्या है, तो मर्दन जो है वो बहिर्मल के विनाश के लिए जो है मर्दन संस्कार किया जाता है। इसका परिणाम क्या है, तो मर्दन जो है वो बहिर्मल के विनाश के लिए किया जाता है। ठीक है, खलर यंत्र में करते हैं मर्दन संस्कार। फिर नेक्स्ट है आपका मूर्छन संस्कार। तो मूर्छन जो संस्कार है वो क्या है, तब तक खल्व यंत्र में करते हैं, तब तक खल्व यंत्र में करते हैं मूर्छन संस्कार। और इसके बेनिफिट क्या है, तो पारद को नष्ट पुष्ट कारक कर मूर्छन तथा सर्वदोष विनाश के लिए रुजहर व निर्मलत्व। ठीक है, तो पारद को नष्ट पुष्ट करने वाला होता है। ठीक है, इसके अलावा दोष जो है पारद में उसको हटाता है, सर्व दोष का विनाश करता है, रुजहर व निर्मलता लाता है। तो ये जो है मूर्छन संस्कार का बेनिफिट है पारद का। तो ये पूछा जाता है, याद रखना। नेक्स्ट है आपका उत्थापन संस्कार। तो उत्थापन संस्कार कौन से यंत्र में करते हैं, तो कांजी में दोले यंत्र विधि द्वारा ही स्वेदन करके जो उत्थापन संस्कार किया जाता है। इसके बेनिफिट क्या है, तो ये जो है पूती दोष निवृत्त है। ठीक है, तो पूती दोष की निवृत्ति के लिए, इसके अलावा कंचुक काप हरणम नागवंग मुक्ति, तो कंचुकाप हरणम नागवंग दोष की मुक्ति के लिए, मूर्छा व्यापत्ति नाशनम, तो मूर्छा व्यापत्ति के नाश करने के लिए, मूर्छित पारद को स्वाभाविक अवस्था में लाने के लिए, तो मूर्छित पारद को स्वाभाविक अवस्था में लाने के लिए जो है उत्थापन संस्कार किया जाता है। तो मूर्छित पारद को स्वाभाविक अवस्था में लाने के लिए उत्थापन संस्कार करते हैं। फिर पातन संस्कार के विषय में बताया गया है कि पातन यंत्र में किया जाता है। पातन संस्कार क्या है, पातन यंत्र में करते हैं। नाग वंग दोष के निवारण के लिए इसका यह संस्कार किया जाता है। तो नाग वंग दोष के निवारण के लिए यह संस्कार किया जाता है। यौगिक दोष हरण तथा सकल दोष निर्मुक्ति के लिए यह जो है संस्कार है किया जाता है। तो नाग वंग दोष के निवारण के लिए, यौगिक दोष हरण के लिए व सकल दोष निर्मुक्ति के लिए पातन संस्कार किया, मतलब इसके बेनिफिट है पातन संस्कार के। फिर बोधन या रोधन जो संस्कार है ये कौन से यंत्र में करते हैं। ठीक है, तो बोधन या रोधन संस्कार जो है वो आपका सृष्ट अंबुज के साथ दोले यंत्र में स्वेदन करने से। ठीक है, तो सृष्ट अंबुज के साथ में दोले यंत्र में स्वेदन करने से बोधन या रोधन संस्कार होते हैं। इसके बेनिफिट क्या हैं, तो षष्ठ जो पारद है उसकी सड़त्व जो है वो नष्ट कराने हेतु, तो सड़ पारद के सड़त्व को नाश करने हेतु, नष्ट करने हेतु तथा महामुख कर वो वीर प्रकर्ष कर होते हैं। ठीक है, तो यह जो है इस संस्कार से जो है पारद जो है महामुख कर व वीर प्रकर्ष कर हो जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है आपका नियमन संस्कार। तो नियमन संस्कार दोले यंत्र में करते हैं। तो नियमन संस्कार दोले यंत्र में करते हैं। ये चपलत्व की निवृत्ति के लिए किया जाता है। किसके चपलत्व की निवृत्ति के लिए, पारद के चपलत्व की निवृत्ति के लिए। चपलता नियंत्रण हेतु यह जो संस्कार है वो किया जाता है और वीर्यवान बनाता है पारद को। ठीक है, यहाँ पे बताया गया है वहनी मित्रत्व कारक होता है। ठीक है, तो वहनी मित्रत्व कारक होता है। नेक्स्ट है आपका दीपन संस्कार। तो दीपन संस्कार किस में करते हैं, तो दोले यंत्र में करते हैं। तो दीपन संस्कार किस में किया जाता है, दोले यंत्र में किया जाता है। दीपनम वीर्य तेज वृद्धि। ठीक है, तो दीपन संस्कार करने से वीर्य तथा तेज की वृद्धि होती है। ग्रासार्थी तथा बुभुक्षा हेतु दीपन संस्कार किया जाता है। अभ्रक भक्षण जो है वो गगन भक्षण या जारण भी बोलते हैं। ठीक है, इसके अलावा बाकी संस्कार के नाम आपको याद रखने हैं। 10 जो संस्कार है जो धातुवाद के लिए हैं। तो चारण हो गया, गर्भद्रुति जो है वो पारद का संस्कार है। ठीक है, तो गर्भद्रुति जो है वो भी पारद का संस्कार है। बाह्य गति पारद का जारण, पारद रंजन, सारण, संक्रमण, वेधन, शरीर योग, अनुवासन, यह रसेंद्र चिंतामणि ने बताया है। तो चारण गर्भद्रुति यानी कि ये पारद का संस्कार। बाह्य गति पारद जारण, पारद रंजन, सारण, संक्रमण, वेधन, शरीर योग, अनुवासन, रसेंद्र चिंतामणि। ठीक है, ये जो है यहाँ पे बताया गया है, ये आपको ध्यान में रखना है। फिर पारद का ग्राह्य स्वरूप के विषय में बात करें तो यहाँ पे बताया है, रसमंजरी ने बताया है कौन सा पारद जो है वो ग्राह्य है। तो अंत रसुनीलो वहनी रुज्ज्वलो यो मध्यान्ह सूर्य प्रति प्रकाशम। ठीक है, तो कौन सा पारद जो है वो ग्राह्य होता है रसमंजरी के अनुसार, तो जो सूर्य प्रतप्त हो, ठीक है, प्रकाशवान होते हैं, वो जो है आपका ग्राह्य होता है। फिर पारद की गतियों के विषय में बात करें तो पारद के विभिन्न रूपों में निकाले जाने की क्रिया अर्थात गति होती है। कौन सी गति है, तो आपका है जल गति हो गया, हंस गति हो गया, मल्ल गति हो गया, धूम गति हो गया। धूम गति दृश्यमान होती है। ठीक है, जीव गति जो है वो अदृश्यमान होता है। तो ये चीज याद रखना है। ठीक है, तो अदृश्यमान जीव गति होता है, धूम गति दृश्यमान होता है। इसके अलावा और कौन सी गतियां हैं, तो जल गति, हंस गति, मल गति।
फिर पारद शेव्य मात्रा के विषय में बात कर लें तो पारद की शेव्य मात्रा जो है वो 2000, 1000, 28, 10, 5, 1 और आधा पल तक बताए गए। अधिकतम 2000 पल और न्यूनतम जो है वो आधा पल तक जो है इसकी सेवन मात्रा है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। पारद का जो वर्णन है वो अपन देखें तो चरक ने जो है वो रस नाम से कुष्ठ चिकित्सा में किया। तो रस नाम से आचार्य जो चरक है उन्होंने कुष्ठ चिकित्सा में किया है पारद का वर्णन। सुश्रुत ने सुतार नाम से विषहर अगध में किया है। तो सुतार नाम से सुश्रुत ने विषहर अगध में पारद का वर्णन किया है। अष्टांग हृदय ने रस नाम से उत्तर तंत्र में वर्णन किया है। तो अष्टांग हृदय ने रस नाम से उत्तर तंत्र में वर्णन किया है। अष्टांग संग्रह ने रसेंद्र नाम से अंजनार्थ प्रयोग किया है। तो अष्टांग संग्रह ने रसेंद्र नाम से अंजनार्थ प्रयोग किया है। फिर रस पारद सेवन में पथ्य के विषय में बात कर लेते हो। तो रस पारद सेवन में पथ्य में बताया गया है कि घृत, सैंधव, धान्यक, जीरक, आद्रक, सुसंस्कृत, तंडुलीय, पटोल, धान्यक, अलाबू यानी कि लौकी, कदिकम यानी कि नेनुभा, गोधूम, पुराना साली चावल, गव्य, क्षीर, घृत, दधी, हंसोदक, ये क्या है पारद के सेवन में पथ्य हैं। इसके अलावा मुग्ध रस यानी कि यूष। रस व पारद के सेवन में अपथ्य कौन से हैं? तो अपथ्य में बताया गया व्रीहति हो गया, वेताग्र हो गया, बिल्व हो गया, कुष्मांड हो गया, कारवेल्लक हो गया, कुलत्थ हो गया, कदली पत्र हो गया, काश्य पत्र में भोजन हो गया, धान्य अम्लक हो गया, कांजी यानी कि कंकराटक हो गया। ये सभी के अपथ्य हैं। इसके अलावा मांस, मसूर, मटर निर्वाप के लिए, सरसप और तिल पदार्थ हो गए। इसके अलावा लंघन, स्नान, उपटन, ठीक है, ये पारद के सेवन में अपथ्य हैं। ताम्रचूर्ण, सूरा, आनुप मास रस, आसव, गुरु, विष्टम्भी, तीक्ष्ण उष्ण जो भोजन है, ठीक है, ये सभी पारद के सेवन में अपथ्य हैं। तो ये ध्यान में रखना है। रस व्यापद के विषय में बात करें तो रस व्यापद ने बताया गया कि उद्गार में दधी, अन्न व कृष्ण मरीच व सजी कश्म, ये जो है आपके रस व्यापद के अंतर्गत आते हैं। तो उद्गार में दधी, अन्न, कृष्ण कृष्ण मीन और सजी कश्म, ये जो है रस के व्यापद हैं। फिर बात करते हैं रस त्याग विधि। तो रस त्याग विधि में बताया गया है कि रस त्याग विधि पुनः भक्ष्य यानी कि रस का त्याग कैसे करना है। तो इसका विधि में पुनः जो है भक्ष्य भेद से वो वह दी बिल्व पारद सेवन काल में शुक्र क्षरण निषेध बताया गया है। ठीक है, तो पुनः मतलब इसमें ये चीज याद रखना है कि विधि पुनः भक्ष्य भेद से, मतलब जो आपका बिल्व मात्रा है उसमें अपने को इसको जो है धीरे धीरे करना है। और अगर पारद का सेवन जो काल है उसमें क्या है शुक्र क्षरण जो है वो निषेध बताया गया है। रस भस्म को जो है तंबूल, जो आपका तांबूल है उसमें रख करके उसके साथ में सेवन करना चाहिए। तो तांबूल आपको जो पान है, ठीक है, यानी कि उसमें आपका रख करके रस भस्म को सेवन करना चाहिए, ये यहाँ पे बताया गया है। जारण के विषय में बात करें तो जारण के विषय में क्या बोला गया है। तो जिसमें पारद, गालन, पातन आदि क्रिया के बिना ही ग्रास लिए हुए, तो जिसमें पारद, गालन, पातन आदि क्रिया के बिना ही ग्रास लिए हुए अभ्रक, स्वर्ण आदि औषधियों को जीर्ण कर ले तथा अपने पूर्व स्वरूप में बना रहे, अर्थात पारद की मात्रा व भार में वृद्धि न हो, तो उसे क्या कहते हैं? जारण कहते हैं। तो ये आपको ध्यान में रखना है। फिर जारण के क्रम के विषय में बात कर लेते हैं। तो सर्वप्रथम गंधक, उस तत्पश्चात अभ्रक, स्वर्ण और उसके पश्चात आपका माक्षिक सत्व, स्वर्ण, इसके तदांतर नाग और भंग आदि का करते हैं। ठीक है, तो जारण का कर्म सर्वप्रथम गंधक का करेंगे, उसके पश्चात अभ्रक का, स्वर्ण का, ठीक है, फिर माक्षिक सत्व स्वर्ण का, और उसके लास्ट में अपन जो है नाग और भंग आदि का करते हैं। अब जो जारण होता है उसके अलग अलग भेद हैं, ये आपको थोड़ा ध्यान में रखना है। भूचरी जारण, खेचरी जारण, ठीक है, तो जारणा और जारण दोनों में अंतर होता है। तो ये चीज आपको ध्यान में रखना है, भूचरी जारण और खेचरी जारण ये अलग अलग है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको याद रखना है कि खेचरी जारण जो होते हैं वो रत्नों का जारण करते हैं अपन, ठीक है। बाकी जो भूचरी जारण, खेचरी जारण जो है उसमें रत्नों का जारण किया जाता है, ठीक है। इसके अलावा इसके भी और भेद हैं, आपका बाल जारण और वृद्ध जारण। तो बाल जारण मतलब समगुण जो अभ्रक है उसका जारण अगर कर रहे हैं तो बाल जारण कहलाएगा। वृद्ध जारण मतलब सड़गुण जो अभ्रक है उसका जारण कर रहे हैं तो वृद्ध जारण कहलाएगा। तो बाल जारण और वृद्ध जारण। फिर जारण की विधियां जो है
इनकी इसकी भी दो विधियां होती है। कौन से है? बहिर्धूम और अंतर्धूम। बहिर्धूम जो है वो बालुका यंत्र विधि है और अंतर्धूम जो है वो कच्छप यंत्र या भूधर यंत्र से करते हैं। तो बहिर्धूम जो है वो बालुका यंत्र विधि से करते हैं और अंतर्धूम जो है वो कच्छप यंत्र या भूधर यंत्र से करते हैं। गंधक जीर्ण पारद के गुण के विषय में बात करें तो पारद में मुख यानी कि क्षुधा, सॉरी भूख है, ये सुधार लेना, मुख नहीं है। तो पारद में भूख यानी कि क्षुधा नहीं नहीं बन पाता है तो गंधक का जारण किया जाता है। ठीक है, तो पारद की एक प्रकार से अपन भूख को उत्पन्न करने के लिए अपन जो है पारद का जारण करेंगे। ठीक है, अब जारित जो पारद है, ठीक है, उसमें गंधक का जो प्रमाण है वो अलग अलग यहाँ पे होता है। ठीक है, और उसके अनुसार रस तरंगिणी ने और आयुर्वेद प्रकाश ने उसके अलग अलग प्रभाव बताए हैं। जैसे कि समगुण गंधक जारण, समगुण गंधक जारण से क्या है, रस तरंगिणी ने बताया कि सामान्य रोग नाशक होते हैं। ठीक है, सामान्यतः क्या है, समगुण गंधक जारण, समगुण गंधक जीर्ण करने से क्या है, सामान्य रोग नाशक होता है। जबकि आयुर्वेद प्रकाश ने इसे बताया है कि इसका बेनिफिट क्या है, समगुण गंधक जारण करने से, तो आयुर्वेद प्रकाश के अनुसार शुद्ध के अपेक्षा 100 गुना फलप्रद होते हैं। ठीक है, तो शुद्ध की अपेक्षा 100 गुना फलप्रद होता है, यह आयुर्वेद प्रकाश ने बोला है। जबकि सामान्य रोगनाशक रस तरंगिणी ने बोला है समगुण गंधक जारण को। द्विगुण गंधक जारण, तो द्विगुण गंधक जारण का क्या बेनिफिट बताया है, तो रस तरंगिणी ने महारोगनाशक बताया है जबकि आयुर्वेद प्रकाश ने सर्वकुष्ठ नाशक बताया है। तो ये चीज याद रखना है, द्विगुण गंधक जारण का रस तरंगिणी ने महारोगनाशक और आयुर्वेद प्रकाश ने सर्वकुष्ठ नाशक बताया है। फिर त्रिगुण गंधक जारण के विषय में बात कर लेते हैं। तो त्रिगुण गंधक जारण का जो बेनिफिट है वो रस तरंगिणी ने पुंसत्व वृद्धि कर बताया है और आयुर्वेद प्रकाश ने जड़ता नाशक बताया है। तो पुंसत्व वृद्धि कर जो है वो त्रिगुण गंधक का जो है बताया है रस तरंगिणी ने और आयुर्वेद प्रकाश ने जड़ता नाशक बताया है। चतुर्गुण गंधक जीर्ण के विषय में बताया गया। चतुर्गुण गंधक जीर्ण में रस तरंगिणी ने बताया है इसका बेनिफिट, उत्साह मेधा स्मृति तथा शक्तिवर्धक होता है। तो उत्साह मेधा स्मृति व शक्तिवर्धक होता है। जबकि आयुर्वेद प्रकाश ने बताया है कि बालित्य पालित्य का नाश करता है। तो बालित्य पालित्य का नाश करता है, ये आयुर्वेद प्रकाश ने बोला है। ठीक है, फिर पंचगुण गंधक जीर्ण के विषय में बात करते हैं। तो पंचगुण गंधक जीर्ण के विषय में बताया रस तरंगिणी ने कि गद संताप नाशक होता है। गद संताप नाशक यानी कि रोग व दुख को नष्ट कर देते हैं। जबकि आयुर्वेद प्रकाश ने क्षय का नाश बताया है। सड़गुण जो गंधक जारण है, तो सड़गुण गंधक जारण के विषय में रस तरंगिणी ने बताया है कि अद्भुत कार्य करने वाला होता है। जबकि आयुर्वेद प्रकाश ने सर्व रोगहर तथा रसक्षय कर बताया है। तो सर्व रोगहर व रसायन इसकी प्रॉपर्टी बताया है। तो सर्व रोगहर व रसायन जो प्रॉपर्टी है वो सड़गुण गंधक का बताया है आयुर्वेद प्रकाश ने। जबकि अद्भुत कार्य करने वाला है ये रस तरंगिणी ने बोला है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। फिर नेक्स्ट है आपका मूर्छना। क्या होता है मूर्छना? तो मूर्छना के विषय में बताया गया है अत्याभिचारी व्याधि घातकत्व मूर्छना। आयुर्वेद प्रकाश के अनुसार मूर्छना मूर्छन संस्कार से भिन्न होता है। कैसे भिन्न होता है? तो गंधक अथवा बिना गंधक योग के पारद में निश्चित व्याधिनाशक गुण उत्पन्न करना ही मूर्छना कहलाता है। तो गंधक अथवा बिना गंधक के योग के ही पारद में निश्चित व्याधिनाशक गुण उत्पन्न करना ही मूर्छना कहलाता है। मूर्छना के भेद के विषय में बात करें तो सगंध मूर्छना की सबसे प्रथम कल्पना कज्जली है। तो सगंध मूर्छना की सबसे प्रथम कल्पना कौन सी है? कज्जली है। अब इसके दो टाइप हैं। ठीक है, एक होता है सगंध मूर्छना, एक होता है निर्गंध मूर्छना। सगंध मूर्छना के विषय में बात करें तो साग्नि और निराग्नि। ठीक है, और निर्गंध मूर्छना भी आपके दो भेद है, साग्नि और निराग्नि। सगंध मूर्छना नाम से ही समझ में आ रहा है जिसमें गंधक का उपयोग किया गया है। तो जिसमें आपका अग्नि का संयोग होगा, ठीक है, वो आपका सगंध मूर्छना साग्नि वाला होगा। ठीक है, अब इसके क्या क्या है तो आपका जैसे कि रस परपटी हो गया, रस सिंदूर हो गया, मकर ध्वज हो गया। ठीक है, ये जो है आपके साग्नि के द्वारा निर्मित होते हैं। जबकि निरग्नि से कज्जली निर्मित होते हैं। इसी प्रकार आपका निर्गंध के अंतर्गत बात करें, साग्नि से आपका रस पुष्प, ठीक है, वो रस कर्पूर होते हैं, और निरग्नि से आपका आपका मुग्ध रस जो है वो बनता है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। फिर सगंध मूर्छना के त्रिविध भेद बताए गए हैं। तो अंतर्धूम, बहिर्धूम और निर्धूम। ठीक है, ये बताया गया। तो सगंध मूर्छना के त्रिविध भेद बताए गए हैं, अंतर्धूम, बहिर्धूम और निर्धूम। निर्धूम जो है वो उसके 5 भेद बताए गए हैं। कौन से आपका 5 भेद? तो आपका गंधपिष्टि, ठीक है, गंधपिष्टि जिसके एग्जाम्पल आपका कज्जली है। ठीक है, एक है आपका गंधबद्ध, ठीक है, रस परपटी जिसके एग्जाम्पल है। गंधक जीर्ण,
रस सिंदूर जिसके एग्जाम्पल है। रसगंधक कज्जली, तो रसगंधक कज्जली जो है जिसके अंतर्गत आपका मकर ध्वज, स्वर्ण सिंदूर, रजत सिंदूर, ताम्र सिंदूर, नाग सिंदूर, स्वर्णवंग, ये सभी आते हैं। ठीक है, तो मकर ध्वज, स्वर्ण सिंदूर, रजत सिंदूर, ताम्र सिंदूर, नाग सिंदूर, स्वर्णवंग, ये सभी आते हैं। इसके अलावा धातु पिष्टि जिसके अंतर्गत कनक पिष्टि, रजत पिष्टि, अभ्रक पिष्टि, सत्व पिष्टि, कांतलोह पिष्टि, ताम्र पिष्टि, ये सभी धातु पिष्टि के अंतर्गत आते हैं। तो ये आपको थोड़ा ध्यान में रखना है। ठीक है, तो यहाँ तक जो है ना, इसको मैं यहाँ पे CRAB का जो 12th जो पार्ट है उसको यहाँ पे मैं फिनिश करता हूँ। ठीक है, और आगे जो है अपन इसके आगे कंटिन्यूशन बाद में अपन देखेंगे। ठीक है, यहाँ तक आपके इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको आपको कवर करना है, इसके आगे अपन बाद में देखेंगे। अभी के लिए इतना ही, थैंक यू।